हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पेपर 2 करा रही हूँ। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपका जो मेन सब्जेक्ट है आप उससे भी क्वेश्चन लेके आइए, तो मैं उसी से क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो मेरा मेन सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आज मैं यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, जो अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ था 11 अक्टूबर को, वही क्वेश्चन पेपर है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं स्टडी के लिए अलग से चैनल बनाऊंगी, बट मैं नहीं बना पाई, इसलिए हम स्टडी और मोटिवेशनल वीडियो इस पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एलाइड थ्योरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज रिलेटेड टू, जो एलाइड थ्योरी है पब्लिक पॉलिसी की वो किससे रिलेटेड है? एलाइड थ्योरी क्या होती है? एलाइड थ्योरी में क्या है कि जो पब्लिक पॉलिसी बनती है उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस पड़ता है वो एलाइड ग्रुप्स का पड़ता है, और जो नॉन एलाइड ग्रुप्स होते हैं ना उनको वो पॉलिसी एक्सेप्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एलाइड थ्योरी, जिसपे क्या है कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है उस पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका पड़ता है? एलाइड ग्रुप्स का। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड मासेस डिसाइड पब्लिक पॉलिसी। जो सोसाइटी है उसको क्या किया गया है? डिवाइड कर दिया गया है क्लासेस और मासेस में, फिर उन्होंने डिसाइड की है पब्लिक पॉलिसी। तो ये हमारा ऑप्शन सही है? नहीं, ये मार्क्स की थ्योरी से लिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, non-allied who have accepted the basic allied consensus can be admitting to governing circle। जो नॉन एलाइड ग्रुप है उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया है किसका? बेसिक एलाइड कंसेंसन, जो क्या है कि गवर्न किया गया है, गवर्निंग सर्कल है उसमें जो भी पॉलिसी बनाई गई हैं उनको उसने क्या किया है? स्वीकार कर लिया गया है। इस ऑप्शन का मतलब ये है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको जो एलाइड थ्योरी होती है उसमें पब्लिक पॉलिसी पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस एलाइड ग्रुप्स का पड़ता है, और जो नॉन एलाइड ग्रुप होते हैं उनको उनको वो पॉलिसी एक्सेप्ट करनी होती है। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग के फीचर कौन से हैं? पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि सैम्पलिंग कितने टाइप्स की होती है। तो सैम्पलिंग दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि एक बाउल ले लिया, उसमें काफ़ी सारी चीट डाल दी और हमको उसमें से एक उठानी है, तो सबका इक्वल चांस होता है कि हम कोई सी भी चीट उठा सकते हैं। तो ये होती है हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें इक्वल चांस होता है सबके सिलेक्ट होने का। फिर हमारी होती है सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं? हम एक सिस्टम बना लेते हैं। जैसे हमें एक क्लास से सैंपल लेना है, तो हम क्या करेंगे? उसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके जो क्लास में बच्चे हैं एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमने 5 रोल नंबर को चूज़ कर लिया, फिर 10 रोल नंबर को चूज़ कर लिया, फिर 15 रोल नंबर को चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद 20 रोल नंबर को चूज़ कर लिया। तो ऐसे करके हमें सैंपल मिल जाएगा। फिर हमारा एक होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम स्ट्रेटा बना लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं 1000, हमने क्या किया? उनको अलग अलग एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया या फिर ग्रुप में डिवाइड कर लिया। गर्ल्स को एक ग्रुप में रख दिया और जो बॉयज़ हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। गर्ल्स हमारे पास क्या है? 440 हैं, और जो बॉयज़ हैं वो हमारे पास 880 हैं। तो हमने क्या किया? जो गर्ल्स हैं 440, उसमें से 44 गर्ल्स को लिया, और जो हमारे पास 880 हैं उसमें से हमने 88 बॉयज़ को लिया। 88 बॉयज़ को लिया, तो इससे क्या है कि हमें एक अच्छा सैंपल मिल जाता है। तो ये हमारा होता है एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर उसके बाद हमारे ये आती है मल्टी स्टेज, या फिर हम बोल सकते हैं उसको क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि इसको एक ब्रॉड एरिया में करते हैं। जैसे एक कंट्री का हमें डाटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक कंट्री को हमने किस में डिवाइड कर लिया? स्टेट में डिवाइड कर लिया। स्टेट को हमने किस में डिवाइड कर लिया? डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट को विलेज में। फिर उसके बाद हमने एक एक विलेज से हमने डेटा लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग किस में आती है? मैंने बोला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में स्नोबॉल सैम्पलिंग आती है? नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में स्नोबॉल सैम्पलिंग आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 4 टाइप्स की होती है। एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है,
एक पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, एक स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है और एक होती है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। सेकंड देखते हैं, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द स्टडी। तो इक्वल चांस वाला हमारा कौन सा था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये तो, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसका टाइप है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, तो इस वजह से हमारा ये एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन देते हैं, इट एडॉप्ट द चेन रेफरल प्रोसेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हमने 3 पर्सन को चूज कर लिया और उन 3 से बोला कि तुम अगले 3 को चूज करो। इन्होंने अगले 3 को चूज कर लिया, इसने ये वाले 3 चूज कर लिए, इसने ये वाले 3 चूज कर लिए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, अगले 3 चूज कर लिए, इसने, ऐसे करके एक चेन सी बन जाती है। तो इट एडॉप्ट द चेन रेफरल प्रोसेस, तो बिल्कुल सही है सी ऑप्शन हमारा। तो ए एंड सी हमारा अभी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, सैम्पलिंग एरर कैन बी क्विकली डिटरमाइंड। तो क्या इसमें सैम्पलिंग एरर को क्विकली डिटरमाइंड किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा इसमें क्या है कि सैंपल पर कंट्रोल नहीं होता, कि हमें नहीं पता है कि हमने जो ये 3 बंदे चूज़ किए हैं, ये अगले 3 जो चूज़ करेंगे वो जो डेटा बताएंगे हमको बिल्कुल एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा। वो हमारे अकॉर्डिंग हो भी सकता है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो जो बंदे हमने चूज़ किए हैं वो हमने अपने अकॉर्डिंग चूज़ किए हैं, बट जो 3 बंदे हैं वो 3 बंदे अगर चूज़ करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, इसलिए इसमें एरर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ए एंड सी हमारा राइट आंसर हो गया। ए एन सी हमारा किस में है? ए एन सी हमारा है फोर्थ ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जीरो फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जीरो वेस्ट एंड जीरो एमिशन इज कॉल्ड। जो प्रिंसिपल बेस्ड है जीरो फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी पर, जीरो वेस्ट पर और जीरो एमिशन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन अर्बनाइजेशन, हरित शहरीकरण, इंटेलिजेंट अर्बनाइजेशन, बैलेंस अर्बनाइजेशन या फिर डेवलप्ड अर्बनाइजेशन। तो इसका जो आंसर की में ऑप्शन दिया हुआ है वो ग्रीन अर्बनाइजेशन दिया गया है, बट मुझे जो लगता है इसका बैलेंस अर्बनाइजेशन होना चाहिए, तो इसको मैं चेक करूंगी। तो आप देख लेना, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट कर देना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो मेरे हिसाब से तो बैलेंस्ड होना चाहिए, और आप बता देना क्या है। वैसे आंसर की में ग्रीन अर्बनाइजेशन है इसका। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल इज। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपल है उसकी लिमिट्स क्या है? इट इज नॉट गिविंग गारंटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो ये क्या है कि गारंटी नहीं देता है कि वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ संभावना होती है। हमने 1000 में से 100 का अगर सैंपल निकाला है तो हमें क्या है, संभावना होती है कि हाँ ये जो सैंपल हमने निकाला ये एक्यूरेट होगा, बट गारंटी नहीं होती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। द डेटा डू नॉट फुलफिल द स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। जो डेटा होता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम सर्वे करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाकर डोर टू डोर खुद जाकर हम वहाँ से डेटा लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा श्योरिटी होती है। बट जो हम किसी से लेते हैं या फिर सर्वे कराते हैं या फिर हमने क्वेश्चनर भरवाएं, तो उसमें इतनी मतलब हम उसमें जो स्टैंडर्ड होता है उसको फुलफिल नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन भी राइट हो गया। इट हैज़ ग्रेट रिस्क ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब डेटा हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उसमें हमें श्योरिटी नहीं होगी, तो ये जनरलाइजेशन के लिए एक रिस्क है। इट हेल्प्स इन ड्रॉ ऑफ जनरल कंक्लूजन। तो जनरल कंक्लूजन को ड्रॉ करने में हेल्प करता है, तो ये लिमिट नहीं है इसकी। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और बाकी ए बी सी हमारा राइट हो जाता है, क्योंकि लिमिट्स पूछे तो लिमिट्स तो ए बी सी ही है। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाने हैं। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से कब तक रहे थे? तो लॉर्ड डलहौजी कब तक रहे थे? लॉर्ड डलहौजी रहे थे 1848 टू 1856। तो ये रहे थे 1848 टू 56। फिर उसके बाद विलियम बेंटिंग कब से कब तक रहे थे? तो 1828 टू 33 तक रहे थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद इंडिया के बने थे। तो इंडिया के कब बने थे? 1833 से 1835, 1833 से 1835, ठीक है। फिर उसके बाद लॉर्ड चिल्मसफोर्ड। तो लॉर्ड चिल्मसफोर्ड कब से कब तक रहे थे? 1916, 1960 से 1921, 1960 से 21। फिर लॉर्ड कर्जन रहे थे 1899 से 1905। तो आप लगा लीजिए सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले बन के आए थे विलियम बेंटिंग कब से आए थे? 1830। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन पहले आ जाएगा, पहले बी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे आए थे लॉर्ड डलहौजी, तो ए। फिर उसके बाद हमारे कौन आए थे? फिर हमारे उसके बाद आए थे लॉर्ड कर्जन, तो डी। और फिर एंड में आए थे 1921 में लॉर्ड चिल्मसफोर्ड, तो यहाँ से हमारा सी। तो BADC हमारा आंसर हो गया। सो BADC हमारा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हमारा असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रही है? प्रमोशन हैज़ वाइडर इम्प्लीकेशन देन एडवांसमेंट। जो प्रमोशन होता है वो वाइडर होता है एडवांसमेंट से। तो सही है, बिल्कुल सही है। जो प्रमोशन होता है वो वाइडर इम्प्लीकेशन होता है, क्योंकि प्रमोशन होने में रैंक भी बढ़ता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और पे भी बढ़ती है। और एडवांसमेंट क्या होता है? एडवांसमेंट इन्वॉल्व्स ओनली एन इंक्रीज इन पे। जो एडवांसमेंट होता है वो सिर्फ पे को इंक्रीज़ करता है, बिल्कुल सही है। जो एडवांसमेंट होता है उसमें सिर्फ पे ही इंक्रीज़ होती है, उसमें ना तो रैंक इंक्रीज़ होती है ना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। उसमें जो रैंक होती है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस वही होता है, सिर्फ पे हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये दोनों ही सही हैं। तो प्रमोशन हैज़ वाइडर इम्प्लीकेशन देन एडवांसमेंट एंड एडवांसमेंट इन्वॉल्व्स ओनली एन इंक्रीज इन पे। सो ये हमारे दोनों असर्शन रीजन राइट है। और जो असर्शन है वो जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए राइट। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, वुडरो विल्सन ने कौन सी बुक लिखी थी? राइटर्स दिए गए हैं एक में, लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में बुक्स दी गई है। तो वुडरो विल्सन ने कौन सी बुक लिखी थी? वुडरो विल्सन ने लिखी थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से हमारे ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड हमारा थर्ड ऑप्शन में। बाकी देख लेते हैं, विलोबी ने किस में लिखी थी? विलोबी ने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ए का हमारा क्या हो गया? ए का हमारा हो गया थर्ड। और विलोबी ने क्या लिखी है हमारी? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो गया 4। हेनरी फेयोल ने कौन सी लिखी है? हेनरी फेयोल ने लिखी है हमारी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। तो ये हो गया हमारा 2। गुलिक एंड उर्विक ने क्या लिखा है? द पेपर ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा हो गया 1। तो हमारा क्या हो गया? ए का थर्ड, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो देखते हैं। सो ये है हमारा ए का थर्ड, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। सो यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगी। इस क्वेश्चन पेपर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।